हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं चर्चा कर रहा हूं आपके साथ एचडीएफसी बैंक के शेयर्स में आज एक अच्छी खासी गिरावट जो है देखने के लिए मिली। जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि तकरीबन 3.25% की गिरावट जो है आज एचडीएफसी बैंक में देखने के लिए मिली। और एचडीएफसी बैंक के शेयर में ये जो गिरावट थी आज ये सुबह खुलते के साथ, यानी कि बाजार जैसे ही खुलते के साथ एचडीएफसी बैंक में गिरावट का जो है रुख देखने के लिए मिला। तो बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो ये सोच रहे हैं कि भाई ये एचडीएफसी बैंक में ऐसी बड़ी गिरावट क्यों हो गई मर्जर से जस्ट पहले। और आपको पता है कि एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक का मर्जर जो है होने वाला है और 12 तारीख लास्ट है एचडीएफसी लिमिटेड के ट्रेड करने की। यानी कि एचडीएफसी लिमिटेड का शेयर केवल 12 तारीख तक ट्रेड होगा और एचडीएफसी बैंक के साथ जो है उसका विलय हो जाएगा। तो 13 तारीख से यानी कि एचडीएफसी बैंक के शेयर्स के अंदर एचडीएफसी लिमिटेड के भी शेयर्स होंगे और एचडीएफसी बैंक के भी होंगे। हालांकि अलॉटमेंट में थोड़ा सा समय लगेगा और एचडीएफसी लिमिटेड के जो शेयर्स हैं वो 13 तारीख क्योंकि रिकॉर्ड डेट है तो 1 या 2 दिन हो सकता है कि आपको क्रेडिट होने में लगे। तो कुल मिलाकर इस मर्जर से पहले ऐसा क्या हुआ कि भाई जो है इस शेयर्स में 3% की गिरावट देखने के लिए मिली, जबकि अभी पिछले 2-3 दिनों में एक अच्छी तेजी जो है इस शेयर्स में देखने के लिए मिल रही थी और बैंक निफ्टी को भी पूरा अपलिफ्ट करने में इसने महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो अब ऐसा क्या हुआ, तो देखिएगा एचडीएफसी बैंक ने आज अपने प्रोविजनल डेटा दिया, यानी कि क्वार्टरली बेसिस के ऊपर जो डिपॉजिट्स हैं, यानी कि जो बैंकों में डिपॉजिट्स आते हैं उनका और जो बैंकों ने लोन्स एंड एडवांस दिए हैं वो। इसके अलावा अगर एचडीएफसी बैंक का मर्जर हो जाए एचडीएफसी लिमिटेड के साथ तो उस परिस्थिति में अगर लोन बुक होती तो वो कैसी होती, वो सब जो है चर्चा यहाँ पर हम करेंगे। तो यही जो रीज़न है, बहुत लोगों को लगता होगा कि ये रीज़न है, मुझे भी लगता है कि ये काफ़ी बड़ा रीज़न था जिसकी वजह से आज ये सेल ऑफ देखने के लिए मिला। तो सबसे पहली बात करते हैं बैंकों के एडवांसेस क्या होते हैं जो बैंक लोन देता है। अब जो लोन जो बढ़ते हैं तो इसका मतलब है कि भाई बैंक ने पिछले जो क्वार्टर में एक अच्छी तरक्की की होगी, नए लोन दिए होंगे। और मैं आपको बता दूं कि एचडीएफसी बैंक एग्रेसिवली काफ़ी अच्छे तरीके से एडवर्टीजमेंट कर रहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काफ़ी ज़बरदस्ती इन्होंने परचेंस बढ़ाई है पिछले 6-8 महीनों में। और अगर हम यहाँ पे बात करें कि भाई एचडीएफसी बैंक के इस शेयर्स के अंदर जो एडवांसेस हैं वो किस तरीके के रहते हैं, तो जनरली हर क्वार्टर के अंदर 3 से 4% के एडवांसेस अक्सर इनके बढ़ते हैं, ये मिनिमम बेसिस पे। जो इस क्वार्टर में जो एडवांसेस बढ़ने की जो दर थी वो मात्र 0.9% थी, 0.9%। तो ये बाजार को पसंद नहीं आया कि भाई 0.9% यानी कि तकरीबन 1%, यानी कि म्यूटेड परफॉर्मेंस रह गई। और अगर यहाँ पर अगर हम रिटेल लोन की बात करें तो इस क्वार्टर के अंदर वो 2% की रेट से बढ़े, यानी कि मैं साल दर साल बात नहीं कर रहा, यानी कि मार्च के क्वार्टर से जून के क्वार्टर की। तो इस 3 महीने के दौरान में केवल 2% ही जो है रिटेल लोन बुक बढ़ी है और जो होलसेल बैंकिंग है, यानी कि जो कॉर्पोरेट कंपनीज को जो लोन दिया जाता है वो 1% घट गई है। तो ये एक बड़ा नेगेटिव जो है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बेसिस पर इन्वेस्टर्स को लगा, जिसकी वजह से एक अच्छी खासी सेलिंग आज हमें देखने के लिए मिली। तो जो ग्रोथ है, क्योंकि देखिएगा जो बड़े बैंक्स हैं ये ग्रोथ के लिए ही जाने जाते हैं और अगर ग्रोथ मिस होती है तो बाजार देखिएगा पनिश कर देता है। तो ये शायद मुझे लगता है कि एक रीज़न ये था। दूसरा रीज़न था बैंकों के डिपॉजिट्स, यानी कि जो डिपॉजिट है, जो डिपॉजिट बैंकों को मिलते हैं। तो बैंक जो डिपॉजिट्स हैं वो जनरली 3 तरीके के डिपॉजिट लेते हैं। मैं इसको क्लासीफाई कर दूं। पहला डिपॉजिट होता है ऐसा डिपॉजिट जो कि टाइम के ऊपर बेस्ड है, जिसमें बैंक की एफडी होती है या रिकरिंग डिपॉजिट्स होते हैं। इनमें जनरली रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो बिजनेसमैन होते हैं उनके करंट अकाउंट्स होते हैं और जो हाउस होल्ड्स होते हैं, यानी कि जो बाकी रिटेल पब्लिक है वो सेविंग अकाउंट रखती है। तो करंट अकाउंट में जो है ब्याज नहीं दिया जाता है, जबकि सेविंग अकाउंट के अंदर तकरीबन 2.5-3% के आसपास का इंटरेस्ट पे किया जाता है बैंकों के द्वारा। तो ये सस्ता पैसा होता है जो बैंक जो है अपनी ग्रोथ करने के लिए यूज़ करते हैं और एक हायर रेट पर जब लोन देते हैं तो इनका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो, ये पैसा जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ने की चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि बैंकों के जो डिपॉजिट्स हैं वो ग्रोथ जो थी वो केवल 1.6% रही इस क्वार्टर में, जो बैंकों का टोटल डिपॉजिट था, जिसमें एफडी भी इंक्लूड है, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट यानी कि कासा वो भी इंक्लूड है।
अगर हम पूरे डिपॉजिट की बात करें तो ये 1.6% बाजार को बिल्कुल पसंद नहीं आया। और इसके अलावा रिटेल अगर डिपॉजिट्स की बात करें तो वो 2.5% बढ़े, यानी कि जो टोटल रिटेल वाले जो डिपॉजिट थे, यानी कि इसमें भी मोस्टली जो है एफडी वाले, यानी कि जो टाइम लाइबिलिटीज़ थी बैंक की, टाइम डिपॉजिट थे, वो हैं। और अगर होलसेल बैंकिंग में बात करें तो 2.5% घट गए। तो यानी कि जो कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर, यानी कि जो कंपनी लेवल के ऊपर परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी स्लगिश है। और वहाँ पर अगर हम स्टॉक मार्केट के एंगल से भी देखें तो क्योंकि ये पैसा कंपनी को जाता है, तो जो हमारी स्मॉल कैप मिड कैप की जो कंपनीज हैं वहाँ पर हमें अंदेशा है, क्योंकि उनके डिपॉजिट्स भी कम बढ़ रहे हैं, उनके लोन ग्रोथ भी कम है, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ इश्यूज हो सकते हैं। तो जब रिजल्ट्स आएंगे क्वार्टरली तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं कासा का क्या हुआ, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट। तो कासा में ना बहुत बड़ी मार लग गई, कासा बढ़ने की जगह घट गया। कासा इस क्वार्टर में 2.7% की रेट से घट गया, और ये बाजार को सबसे ज़्यादा परेशानी का जो है कारण बताता हुआ नजर आया। ये जो 2.7% घटा कासा, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट, ये बताता है कि भाई जो सस्ता पैसा है बैंक का, जिसको कि वो लोन देने के लिए यूज़ करता है, उसकी मात्रा बहुत तेज़ी से घटी है बढ़ने की बजाय। जबकि 3 महीने के पीरियड में बढ़ना चाहिए था कुछ ना कुछ, वो घट गया। और ये जो कासा केवल इस बैंक का नहीं घटा है, मोस्टली जो बैंक्स हैं कासा के साथ स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो कारण था, ये मुझे लगता है कि जो कासा घटा है, जिसकी वजह से NIM यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी घटेगा, वो एक बड़ा रीज़न है। और इस पूरे पिक्चर को देखें, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है, सबसे बड़ी एसेट्स बुक है इसके पास, सबसे बड़ी लोन बुक यानी कि जो एसेट्स यानी कि लोन बुक है, सबसे बड़ी डिपॉजिट बुक है इसकी प्राइवेट सेक्टर बैंक में। सरकारी में तो हालांकि SBI है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में तो अगर यहाँ से एक इकोनॉमी की पूरी पिक्चर निकल कर आती है कि भाई जो सेविंग अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा, तो क्यों नहीं आ रहा, तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि जी म्यूचुअल फंड में लोग पैसा डालने लगे, इधर उधर पैसा डालने लगे। देखिएगा शॉर्ट पीरियड के अंदर कंज्यूमर बिहेवियर या इन्वेस्टर बिहेवियर चेंज नहीं होता है। लॉन्ग टर्म के अंदर हम मान सकते हैं कि हाँ ऐसा असर हो सकता है, बट ये इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर हमें लग रहा है कि भाई लोगों की या तो सेविंग्स ही कम हो गई हैं, तो वो डाले कहाँ से, और दूसरा जो डाला भी है पैसा वो बैंक FDs में गया है। तो फिर भी कुल मिलाकर जो करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट का जो पार्टिसिपेशन है वो कम हुआ है। हालांकि इसमें एक रीज़न और भी है कि जो छोटे स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जो बाकी प्राइवेट बैंक हैं, वो अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं। कुछ बैंक तो 7% का भी जो है सेविंग अकाउंट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो वो भी एक रीज़न होगा। लेकिन वो पहले से भी हैं, वो तो पहले से भी दे रहे हैं, कोई इस क्वार्टर में तो नहीं आया ना। तो कुल मिलाकर ये बाजार को मुझे लगता है सबसे ज़्यादा खराब लगा है। और देखिएगा करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट यानी कि कासा पूरे डिपॉजिट्स का कितना परसेंटेज है, जितना ज़्यादा परसेंटेज होगा उसका मतलब उतना ही ज़्यादा अच्छा है। देखिएगा मार्च में ये 44% था पूरे लोन बुक का, जो इस बार 42.5 हो गया, यानी कि पूरा जो डिपॉजिट्स की बुक है उसमें 42.5% हो गया। तो ये भी बाजार नेगेटिव लेगा, क्योंकि इसका मतलब है कि आप ज़्यादातर पैसा FD के रूप से ले रहे हैं, जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर साइड में है। तो जिसका जब फाइनेंशियल्स रिजल्ट आएंगे तो निम्स के ऊपर यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन के ऊपर इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर मुझे ये कुछ वैलिड रीजंस लगते हैं। यहाँ से एक पिक्चर और ड्रॉ होती है, उसको भी आप ध्यान से समझिएगा। वो एक पिक्चर ड्रॉ होती है, इसका मतलब है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी इस क्वार्टर में फाइनेंशियल फ्रंट्स के ऊपर, वो मार्च क्वार्टर के मुकाबले में सुस्त थी। उसका जो रिज़ल्ट है वो आपको जब कंपनीज़ के कॉर्पोरेट्स के जो रिजल्ट्स आएंगे उसमें भी देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जहाँ कहीं पर भी आप इन बैंकों के ईयर ऑन ईयर्स नंबर्स देखेंगे तो आप बहुत ही बेहतरीन नंबर्स पाएंगे, लेकिन उसका रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें पिछले क्वार्टर तक घटित हो चुकी हैं, घटित हो चुकी है, हमें उसके बाद देखना चाहिए, ना कि हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो ट्रू एंड फेयर व्यू तभी निकल कर आएगा जब हम पिछले क्वार्टर से कंपेयर करके देखें। तो यहाँ पर जो है ये परफॉर्मेंस आई है। एक दूसरी वीडियो के अंदर हम बाकी चीज़ों पर भी आपके साथ चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मर्ज्ड एंटिटी है तो मर्ज्ड एंटिटी में क्या हुआ, यानी कि अगर HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक मिल जाए तो फिर दोनों की लोन बुक में क्या हुआ। तो देखिएगा यहाँ पे जो ग्रोथ एडवांसेस हैं ये मात्र 0.7% ही बढ़े हैं, और अगर मर्ज एंटिटी के जो एडवांसेस हैं एक्सक्लूडिंग होलसेल बैंकिंग तो वो तकरीबन 1.3% बढ़े। और अगर मर्ज एंटिटी के डिपॉजिट्स की बात करें तो वहाँ पर मात्र 1.2% की ग्रोथ ही देखने के लिए मिली है।
तो कुल मिलाकर ग्रोथ जो है वो लोअर साइड पर है और कासा काफ़ी बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। मुझे लगता है कि यही रीज़न था मोटा मोटी जिसकी वजह से आज HDFC बैंक के शेयर प्राइस में गिरावट आई। इसके अलावा पिछले 2-3 दिनों में चला भी था शेयर्स, वो भी एक दूसरा रीज़न हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक मेन रीज़न है। और इसके अलावा जो चीज़ें मैं पहले भी चर्चा करता रहा हूँ कि एक गुडविल का अमाउंट राइट ऑफ होना है HDFC बैंक की जो बैलेंस शीट्स के अंदर जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे। इसके अलावा जो मर्ज्ड एंटिटी है वो एक साइज़ में बड़ी हो जाएगी, तो उसको ग्रोथ करने में भी कुछ चैलेंजेस होंगे। ऐसा तो देखिएगा, अभी प्रिलिमिनरी जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है उससे भी कुछ ऐसा ही प्रतीत होता है। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।